तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एटम और मॉलिक्यूल। तो हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में ही एटम के बारे में जानते हैं, क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ग्रुप ऑफ एटम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अभी हम लोग देखेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, इसके बाद वाले में। अभी हम लोग देखेंगे कि ऑल मैटर्स, लिखे ना साथ साथ, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी सभी जो जितने भी मैटर हैं वो सब किसके बने होते हैं, एटम के बने होते हैं, और ग्रुप ऑफ एटम को ही तो मॉलिक्यूल बोलते हैं हम लोग। क्लियर। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ना है टॉपिक वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। पढ़ना है क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो वो हम लोग शुरू करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में बाबू हमको दो लॉ पढ़ना है। पहला पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, पहला पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ पढ़ना है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कहीं कहीं किसी बुक में इसी को लिखता है मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल, किसी बुक में लिखा होगा मल्टीपल। तो ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये किसके द्वारा दिया गया था बाबू, ये जो लॉज है ये दिया गया था लेवोजियर के द्वारा, 1774 में दिया गया था। किसके द्वारा, लेवोजियर के द्वारा। ये जो दूसरा लॉज है ये दिया गया था प्राउस्ट के द्वारा, ये दिया गया था 1779 में। याद रखना एग्जाम में आता है एमसीक्यू में। ये दिया था लेवोजियर के द्वारा और ये दिया था प्राउस्ट के द्वारा। ये था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉज हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब हम लोग देखेंगे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखेंगे, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ध्यान देंगे बाबू, लॉ पहले ध्यान से देखो ना, बाद में उतार देना, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ मास में होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि कोई भी अगर हम रिएक्शन कराएंगे, अगर A प्लस B का रिएक्शन करा के C बना देंगे या C प्लस D कुछ भी अगर बन रहा है तो इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये मेरा जो लॉज यही बोलता है कि मास ऑफ कंजर्वेशन बोलता है कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर मानते हैं कि इसका 20 ग्राम है और B का मास 40 ग्राम है, तो ये दोनों का जो सम होगा, दोनों का सम का मास कितना होगा, 60 ग्राम। यानी कि जितना ये होगा रिएक्टेंट उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट। एक ऐसे समझेगा, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं A प्लस बी गोज टू C, अगर जितना इसका मास रहेगा रिएक्टेंट का मास उतना ही किसका मास रहेगा, प्रोडक्ट का मास। एक एग्जांपल समझाते हैं आप लोग को, कैल्शियम कार्बोनेट का, मिटा दें इसको। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल देखो बाबू, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हीट करेंगे, हम क्या करेंगे, हीट, ये क्या टूटेगा तब बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कैल्शियम है, कार्बन एक, ऑक्सीजन कितना है 3, यहाँ ऑक्सीजन कितना हुआ 1 और 2 3, क्लियर है, तो बैलेंस है। तो इसका देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मास देखिए अगर, तो कैल्शियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास 40, कितना होता है 40। और इसका देखेंगे कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12 एंड 12, इसका एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। ये इसका ये है, ये इसका ये है, टोटल कितना हो गया 100 ग्राम मान लेंगे, कितना हुआ टोटल
100 ग्राम, अगर ग्राम में है तो। अच्छा, इसका चेक करेंगे, कैल्शियम कितना होता है 40, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32, इसको ऐड करेंगे तभी कितना आएगा 100 ग्राम। यानी क्या दिखाई दिया कि किसी भी रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही किसका मास होता है प्रोडक्ट का। तो ये समझ में आ गया, इसको दिक्कत, इसको नोट कीजिए, हम इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो ऊपर में इसका हम डिफिनेशन लिख रहे हैं, इसको इरेज करके लिखेंगे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जितना रिएक्टेंट का मास होता है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। यहां तो किसी को दिक्कत नहीं ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे एग्जांपल 2 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जांपल 2 ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2। मान के चलिए एक वाटर, क्या होता है वाटर, वो कैसे बनता है H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 को रिएक्शन कराएंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन, तो क्या बनेगा H2O, क्लियर बनता है। अब बैलेंस करेंगे इसको, तो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन 2 है नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, क्लियर। अब जब यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, तो यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत, रिएक्शन फुलफिल हो गया पूरा अच्छा से। अब इसका मास का चेक करते हैं कि मास कितना है। तो आप लोग बताइए कि अगर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो 4 हाइड्रोजन कितना होगा 4, और हम ग्राम में मान कितना हुआ 4 ग्राम, कितना हुआ 4, ठीक है, ग्राम से मान लेते हैं ग्राम में। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो एटॉमिक मास 16, एटॉमिक मास 16, तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 32 ग्राम, तो टोटल कितना हुआ 32 प्लस 4 कितना हो गया 36 ग्राम हुआ रिएक्टेंट का मास। अब आते हैं इधर प्रोडक्ट का मास चेक करते हैं, तो कितना हाइड्रोजन 4, तो कितना होगा 4 ग्राम प्लस कितना ऑक्सीजन 1, तो एक ऑक्सीजन सॉरी कितना ऑक्सीजन 2 ना, 2 इंटू ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन हो गया, तो 2, तो कितना हो जाएगा इसका 32, यानी कि यही कितना हो गया 36 ग्राम हो गया। जितना रिएक्टेंट उतना ही क्या हुआ प्रोडक्ट। यानी कि लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो मेरा पहला लॉज है जो लेवेजियर के द्वारा दिया गया था 1774 ईस्वी में, यानी 1774 में, वो था कि लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें था कि टोटल रिएक्टेंट का मास बराबर होगा टोटल प्रोडक्ट के मास से। इसमें किसी को परेशानी, आगे बढ़ें, नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आप लोग नोट कीजिए तब तक। स्पिरिट कहते हैं नहीं हुआ अभी तक, ये वाला जल्दी करो जल्दी करो। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये है एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट सेम एलिमेंट कंबाइंड ये था दूसरा, द केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर टू सेम प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, कोई भी कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ एक फिक्स रेशियो के मास के आधार पर एक फिक्स रेशियो से बनता है, ठीक है। बोला है एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट द सेम एलिमेंट, जो केमिकल कंपाउंड होता है ऑलवेज क्या होता है सेम एलिमेंट को लेकर कंबाइन कर देगा एक साथ। क्यों? क्योंकि सेम
प्रोपोर्शन से बनता है, अपने मास के सेम प्रोपोर्शन के अनुसार। अच्छा एग्जांपल लेकर समझाते हैं हम। जैसे आपको एक एग्जांपल लेते हैं हम वाटर का, जैसे H2O, वाटर 1:8 के रेशियो में हमेशा बनेगा, 1:8 के रेशियो में। कैसे देखिए, हाइड्रोजन का कितना मास हुआ, 1:2 तो कितना हो गया 2 ग्राम, ऑक्सीजन 1 है तो 1 का कितना हुआ 1:18 16, कितना हुआ 16 ग्राम। अगर इसको रेशियो में करने के लिए 2/16 करेंगे तो क्या आएगा 1:8, यानी कि वाटर कहीं भी कितना भी बनेगा वह किस रेशियो में बनेगा 1:8 के रेशियो में। दूसरा एग्जांपल देते हैं अमोनिया का, किसका, अमोनिया का। दूसरा एग्जांपल देखेंगे अमोनिया का, अमोनिया का जिसमें होता है NH3। ये जब भी बनेगा बाबू 14:3 के ही रेशियो में बनेगा, यानी अमोनिया जब भी बनेगा 14:3 के ही रेशियो में बनेगा। उस तरह वाटर बनेगा तो 1:8 के रेशियो में बनेगा। रेशियो किसके आधार पे है, बाई मास, बाई मास, एटॉमिक नंबर नहीं, बाई मास। क्लियर हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि जब भी कोई एलिमेंट किसी अपने खास एलिमेंट के साथ जुड़ेगा तो मास क्या होगा, रेशियो में होगा, फिक्स रेशियो में। कोई दिक्कत। अच्छा अमोनिया का चेक करते हैं। तो अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और 3 क्या है, हाइड्रोजन है। तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है 1, तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया 14 ग्राम। और ये कितना है हाइड्रोजन 1 × 3 कितना हो गया 3 ग्राम। तो ये 14/3 कभी डिवाइड होगा नहीं, यानी कि जब भी अमोनिया बनेगा 14:3 के ही रेशियो में बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन 100% समझ में आ गया होगा। आ गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें थोड़ा मजे की बात है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में इरेज करें, उतारो। तो ये है एक क्वेश्चंस लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास के आधार पे। तो आप लोग सोल्व करेंगे, जिसका बन जाएगा दिखाएगा कितना 24। सही है बाकी सबका आ गया 24, तुम्हारा भी 24 आ गया कि नहीं आया, आ गया 24 सबका। वाह। दो क्या था इसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की रेशियो में कंबाइंड हो रहा है। यानी कि जब 1 ग्राम हाइड्रोजन तो कितना ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम। तो ये बोला है कि 4 वाटर, जब वाटर बना रहा है तो बोला है, फिर से क्वेश्चन सुनेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाई मास टू फॉर्म वाटर। ये तो पता है सबको 1:8 के रेशियो में वाटर का होता है। फिर बोला है व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना मास चाहिए, ऑक्सीजन का मास कितना चाहिए, वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑक्सीजन। चूंकि 3 ग्राम ऑक्सीजन है तो पूछा है कि इसका मास कितना होना चाहिए, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ग्राम ऑक्सीजन 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितना ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो 3 ग्राम में कितना ग्राम 24 ग्राम, यानी कितना आ जाएगा 24। आसानी से क्या है देखो बनाने का तरीका, 1/8 रेशियो है इक्वल टू 3/x या कुछ वाट को मार दे क्वेश्चन मार्क, या मान लेते हैं यहाँ पे क्या x, अब मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल टू क्या हो गया 24 बन जाएगा ऐसे न्यूमेरिकल। तो ये हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। क्या मतलब सर ये 3 ग्राम हाइड्रोजन, हाँ 3 ग्राम में हाइड्रोजन में कितना ऑक्सीजन खर्च होगा, क्योंकि ये फिक्स रेशियो में रहता है ना कि 1 ग्राम हाइड्रोजन है। जैसे देखो क्वेश्चन आबू ध्यान सुनो, हेलो ध्यान से देखो, अगर हम अमोनिया की बात किए थे ना NH3 की, यानी कि 3 ग्राम हाइड्रोजन में 14 ग्राम क्या था नाइट्रोजन। अगर हम आपको बोल दें कि 56 ग्राम क्या दिया हुआ है नाइट्रोजन, तो ये कितना आएगा, तो कैसे लिखेंगे 3 × 14 = x/56 लिखेंगे। इक्वल का साइन है तो यहाँ से कट जाएगा आराम से 4 बार में, तो x बराबर क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12 ग्राम। समझ में आया। यानी कि 12 ग्राम रहेगा क्या हाइड्रोजन, तो मेरा 56 ग्राम क्या हो जाएगा यूज नाइट्रोजन, किस में अमोनिया बनाने में, ना कि किसी और चीज। बताया ना कि फिक्स रेशियो में होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ है नहीं बड़का,
बस कुछ पॉइंट है, लिख देते हैं, आप लोगों को समझा देंगे। डाल्टन साहब दिए थे कि एटम छोटा होता है, एटम को नहीं देख सकते हैं, ये होता है वो होता है, तो वही देखो बाबू देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, हम वीडियो पॉज करके इसलिए लिख दिया बाबू आप लोगों के लिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले जानेंगे डाल्टन्स कहाँ के थे। जो डाल्टन साइंटिस्ट वो ब्रिटिश के थे, यानी इंग्लैंड के। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इनका जन्म कब हुआ था? तो वो होता 1766 में, यानी 1766 में। ठीक है, जब डाल्टन साहब ने एक थ्योरी दिया था उसको बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने एटम के बारे में कुछ थ्योरी दिया था, अपने विचार रखा था। ठीक है, तो विचार क्या क्या थे यहाँ देखेंगे। तो उन्होंने कहा था ऑल द मैटर इज मेड ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कि जितने भी मैटर है दुनिया में संसार में वो किससे बने होते हैं? एटम से बने होते हैं। यानी जितने भी मैटर किसके बने होते हैं? वो एटम से बने होते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट था कि एटम्स कांट बी डिवाइडेड। देखिए एटम्स को हम लोग बांट नहीं सकते, एटम्स को बांट नहीं सकते। तीसरा था उनका कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि ना एटम को हम लोग बढ़ा सकते हैं ना उसको हम खराब कर सकते हैं। बढ़ाना यानी क्रिएट करना, घटाना मतलब डिस्ट्रॉयड करना, यानी ना एटम को हम लोग नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चौथा था कि एटम आर ऑफ द वेरियस काइंड देयर आर, देखिए ध्यान से, एटम्स आर ऑफ द वेरियस काइंड देयर आर एज मेनी काइंड ऑफ एटम आर एज एलिमेंट। इन्होंने बोला था कि अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम होते हैं। जैसे लोहा का एलिमेंट है तो लोहा का एटम अलग होगा, सोना का एलिमेंट है तो सोना का एटम अलग होगा। बात समझ में आया? नेक्स्ट उन्होंने दिया था कि ऑल द एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी किसी भी हर हाल में जो किसी, देखिए ऑल द एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट, किसी गिवन एलिमेंट का जो एटम होगा वो हर हाल में क्या होगा? आइडेंटिकल होगा, यानी एक ही जैसा होगा। किसके रूप में? साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। कहने का मतलब कि अगर ये मार्कर है तो इसका अगर एक एटम का जो प्रॉपर्टी होगा वो पूरे एटम का होगा। अगर इसका एक एटम का साइज है, जितना साइज उतना इसके सभी एटम के साइज होंगे। अगर एक एटम का मास मान लेते हैं कि पॉइंट में, ग्राम में है, तो सभी एटम क्या होगा? पॉइंट में होगा, उसी सेम होगा। ठीक है, यानी इनके कहना कि केमिकल प्रॉपर्टीज, मास और शेप क्या होगा? सेम होगा किसी एक एलिमेंट के सारे एटम का। क्लियर होगा बात? ठीक है। तीसरा था कि एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर बाय मास, साइज एंड, देखिए जस्ट उसका उल्टा बोल दिया इन्होंने यहाँ पे कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी अलग अलग प्रकार के जितने भी एलिमेंट है उनका मास क्या होगा? अलग होगा, उनका साइज भी क्या होगा? अलग होगा, और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगा। क्लियर? ये था, और कुछ भी था, छोटा मोटा चीज नहीं लिखवाए हैं। अब आते हैं ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यहां अब देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो ड्रॉबैक था वो देखिए क्या था, नहीं चल रहा है, देखिए उनका पहला ड्रॉबैक था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। सबको अपना वाला पसंद आता है, चाहे कितना भी मोटा हो या पतला हो। बस समझ रहा है ना? देखो एटम्स कांट बी डिवाइडेड, यानी एटम को हम लोग कभी डिवाइड नहीं कर सकते। बट इसका जो ड्रॉबैक आया कि एटम को हम लोग इजिली डिवाइडेड कर सकते हैं। किस में? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। यानी पहला ड्रॉबैक था एटम कैन बी डिवाइडेड इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। समझो, मान लो किसी का दोस्त है बहुत मोटा है लड़की में, तो बोलेगा ना कि नहीं बहुत अच्छी है, बहुत पतली है, आदमी बढ़ाने के लिए बोलता है। अगर वहीं दूसरा आएगा, तुम छोड़ के चले जाएगा, दूसरा आएगा तो बोलेगा कि तुम्हारे में तो ऐसा ऐसा 3 वर्ड जाएगा, यानी उसका क्या कर दिया? फर्दर डिवाइडेड। उसी प्रकार क्या है, एटम क्या था? एटम को बोलते थे कि कभी डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन दूसरा कोई क्या किया? एटम को भी डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पढ़ाए थे, ट्रिक बताए थे ना, जीजा जैसे वाला ट्रिक है, याद होगा? ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा था ये वाला, ऑल एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट, यानी किसी भी एक एलिमेंट के सभी एटम का गुण क्या होगा? एक जैसा होगा, साइज भी एक जैसा होगा और मास भी एक जैसा होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी। बट ये भी इनका ड्रॉबैक निकला, किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम का मास स्लाइटली चेंज हो सकता है, स्लाइटली चेंज हो सकता है।
अगर कोई लोहा है तो लोहा के एक एटम का मास जितना है, ये जरूरी नहीं है कि दूसरे एटम का मास भी क्या होगा, उतना ही होगा, स्लाइटली चेंज करता है। क्लियर? इनका ये ड्रॉबैक था कि मास ऑफ, चाहे ऐसे लिख सकते हैं, क्या था, यही था सेकेंड ऑप्शन, हाँ, ऑल एटम ऑफ सेम एलिमेंट मास स्लाइटली चेंज, यानी कि एक एलिमेंट के एटम के मास आपस में क्या हो सकता है, स्लाइटली चेंज हो सकता है, जबकि ये बोलते हैं कि कभी चेंज नहीं होगा, ना मास चेंज होगा, ना साइज चेंज होगा, ना ही केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा। क्लियर? तीसरा ड्रॉबैक इनका ये था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर बाय मास, यानी कि अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम होंगे वो उनका मास अलग अलग होगा। जैसे एक लोहा का ले लिए, एक जस्ता का ले लिए, ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, इनके कहनाम से दोनों का मास क्या होगा, अलग अलग। लेकिन ये भी 100% सत्य नहीं है, कोई एटम का मास सेम हो सकता है। बस समझ में आया? अगर लोहा का भी एक एटम लिए, एक जस्ता का भी लिए, तो हो सकता है कि सब मास सेम ना हो, लोहा का भारी हो, जस्ता का हल्का हो, लेकिन ये 100% श्योरिटी नहीं है। कोई एटम ऐसा होगा कि दोनों का मास क्या हो सकता है, आपस में बराबर हो सकता है। इनका जो तीसरा ड्रॉबैक था, क्या था, डिफरेंट एलिमेंट ऐसे लिखेंगे, एटम ऑफ, दिखाई दे रहा है इसमें नीचे वाला, एटम्स ऑफ, चाहे ऐसे लिख देते हैं एक बार, एक लाइन और, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन मास बी सेम, यानी किसी भी अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम हो सकता है। पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक ये इनका हुआ, नीचे से चल रहे हैं ना, कि किसी एक एलिमेंट के सभी एटम के प्रॉपर्टी एक जैसा नहीं हो सकता है, उसका मास एक जैसा नहीं हो सकता, स्लाइटली चेंज भी हो सकता है। इनका फर्स्ट ड्रॉबैक था कि किसी भी एक हाल में एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, बट इनका ड्रॉबैक यह निकला कि एटम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मास पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग एटॉमिक मास, ठीक है।